हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं साहित्य सागर पुस्तक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और यह पुस्तक आईसीएसई बोर्ड में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाई जाती है। इस पुस्तक के दो भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। पद्य भाग के अंतर्गत एक कविता है जिसका शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी और कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो आज मैं इसी कविता की व्याख्या को प्रस्तुत कर रही हूँ। कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य और कविता का केंद्रीय भाव, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों की चर्चा मैं अलग अलग वीडियो में आपसे करूँगी ताकि आप कवि का परिचय, कविता का केंद्रीय भाव और कविता का जो उद्देश्य है इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज मैं सिर्फ कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता को मैंने दो भागों में पढ़ाने का निश्चय किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत मैं कविता के जिन अंशों की व्याख्या करूँगी उसे मैं पहले पढ़कर आपको सुना देती हूँ, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताऊँगी और फिर पंक्ति की व्याख्या करूँगी। इसके साथ ही साथ मैं इसका विशेष भी लिखवा दूँगी। यद्यपि किसी भी पंक्ति की जब आप व्याख्या करते हैं तो विशेष को जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने वाला हो और उसे यह कविता पढ़नी हो तो उसके लिए विशेष जो है काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पर जब वे किसी पंक्ति की व्याख्या करेंगे तो विशेष लिखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू कर रही हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो चलिए कठिन शब्द के अर्थ को मैं बता दूं। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, यहाँ पर जो शब्द आया है वह, तो वह किसके लिए आया है? भारत के लिए, यानी हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत देश के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। हिमालय, हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। अगर इसको हम तोड़ के लिखते तो क्या लिखते हैं? हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर। हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं हिमालय में क्या है? बर्फ ही बर्फ है। आकाश, आकाश को हम लोग आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं, नभ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पर्यायवाची मैंने लिख दिया है। चूमता यानी छूना, आकाश छूना, उसको कहते हैं आकाश चूमना। नीचे चरण यानी पैर के नीचे, तले मने भी नीचे होता है। नित यानी हमेशा, सदैव। सिंधु यानी समुद्र। त्रिवेणी, देखिए यहाँ पर त्रिवेणी का अर्थ क्या है? हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिवेणी यानी तीन वेणी यानी तीन नदी। ये तीन नदी कौन है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। ये तीन नदियों का संगम ये क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। और ये तीनों नदियाँ कैसी है? पवित्र नदी है। इसमें हम सभी जानते हैं कि गंगा और यमुना को हम लोग आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, किंतु सरस्वती क्या है? अंतः सलीला है। जगमग यानी प्रकाशमान, फैली हुई। छटा यानी दृश्य शोभा। देखिए निराली यानी सुंदर। पग पग यानी कदम कदम पर। छहर रही है यानी फैल रही है, दिखाई दे रही है। अमराइयाँ यानी आमों के बाग। मलय एक पर्वत का नाम है। मलय पर्वत के बारे में क्या कहा जाता है कि मलय पर्वत पर तरह तरह के फूल खिलते हैं, और इसी कारण जब हवा मलय पर्वत से होकर बहती है तो हवा
सुगंधित होती है क्योंकि उसमें फूलों की खुशबू आ जाती है। संवारती यानी आनंद से भर देना। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। और भी जो कुछ शब्द बचे हैं उसका अर्थ मैं पंक्ति की व्याख्या करते हुए भी आप लोगों को समझा दूंगी। सबसे पहले इस कविता का प्रसंग समझते हैं। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता को जिस उद्देश्य से लिखा था वह उद्देश्य है भारत की महिमा का गौरवगान करना, भारत की संस्कृति का बखान करना, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना। ये उनकी इस कविता का उद्देश्य है और ये प्रसंग भी है कि उन्होंने अपनी कविता में भारतवर्ष के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्रेम को वर्णित किया है, अपने प्रेम का उजागर किया है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है जन्मभूमि शब्द, फिर आया है मातृभूमि शब्द। तो जन्मभूमि शब्द का क्या अर्थ है आप इसे पहले समझ लीजिए। जन्मभूमि का अर्थ होता है जन्म स्थान, जहाँ पर कोई जन्म लेता है वो हो गया उसका जन्मभूमि। यानी किसी का अगर भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो वो भारतवर्ष उसकी जन्मभूमि है। मातृभूमि, मातृभूमि मतलब अपना देश, माँ का देश, इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में मदरलैंड। मातृभूमि यानी माँ का देश, अपना देश। हम लोग जब माँ कहते हैं, माँ हमारे लिए सबसे अपनी होती है ना। हम लोग माँ से हर तरह की बातें कर सकते हैं, माँ से हर तरह का सवाल जवाब कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मातृभूमि का अर्थ क्या है? अपना देश, स्वदेश। और इसके साथ मातृभूमि का क्या अर्थ है? वह देश जो माता के समान पूजनीय है, वो है मातृभूमि। इसके साथ ही साथ आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, पुण्यभूमि। पुण्यभूमि का क्या अर्थ है? पुण्यभूमि का अर्थ है पवित्र भूमि। यानी हमारा जो देश है भारतवर्ष, यहाँ की जो भूमि है वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। यह देश जो है वीर शहीदों का देश है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। इसीलिए यह भूमि कैसी है? पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। अब देखिए स्वर्ण भूमि। स्वर्ण यानी सोना। अब स्वर्ण भूमि का, तो भारतवर्ष को स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक देखिए, हमारे भारतवर्ष में अनाज की पैदावार होती है, तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं। ये अनाज ही सोने के समान बहुमूल्य हैं, इसलिए भी इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। आप लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला क्यों? क्योंकि यहाँ पर धान, जो एक प्रमुख अनाज है, प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। इस सोने की फसल धान को माना गया है, इसलिए बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग स्वर्ण भूमि किसे कहेंगे? जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध हो। इसके साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्षिण एशियाई भूमि को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। तो आप यहाँ पर सीधे अर्थ में यह मान के चलिए कि हमारे देश में अनाज का पैदावार होता है और अनाज जो है सोने के समान बहुमूल्य है। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि, इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो अब चलिए कविता की व्याख्या शुरू करती हूँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि वह यानी भारतवर्ष, भारतवर्ष को कहता है कि यह मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैंने जन्म लिया है, और यह मातृभूमि है, यह भूमि मेरा अपना देश है। यह भारतवर्ष माता के समान पूजनीय है, इसीलिए भारत हमारी जन्मभूमि भी है और भारतवर्ष हमारी मातृभूमि भी है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कवि अपने देश का बखान कर रहे हैं, कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में हिमालय है और यह हिमालय इतना विराट है, इतना विराट है कि इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ
मानो आसमान को छू रही है। इतना भव्य, इतना विराट हिमालय हमारे भारतवर्ष के उत्तर में है, जो कहा जाता है एक प्रहरी के रूप में है। मतलब प्रहरी यानी पहरेदार के रूप में है। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। यदि भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो हमारा देश जो है एकदम बर्फ से ढक जाता। तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से यह बचाता है। तो हिमालय के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है। हिमालय से संबंधित बहुत सी कविताएं हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो हिमालय पर्वत जो है हमारे देश के उत्तर में स्थित है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। और भारतवर्ष के, इसे अगर कल्पना कीजिए एक माँ के रूप में, तो उत्तर में जो हिमालय है वह क्या है, माँ का मुकुट कहलाता है। हम लोग सभी जानते हैं हिमालय को भारतवर्ष का मुकुट माना जाता है, मुकुट कहते हैं। और भारत माँ के चरणों में क्या है, समुद्र है, जो हमेशा उनके पैरों को धो रहा है, उनके चरणों को धो रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के बारे में क्या कहा जाता है, इसके उत्तर में हिमालय है और इसके 3 भाग क्या है, समुद्र से घिरे हुए हैं। आप सभी समुद्र का नाम जानते हैं, अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगोपसागर है। तो यहाँ पर कवि ने ये बतलाया है कि भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय स्थित है, जिसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ आसमान को छू रही है, गगनचुंबी चोटियाँ हैं। और इसके पैरों के नीचे सिंधु है यानी समुद्र है, जो नित इसके चरणों को धो रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। अब देखिए, भारत के उत्तर की बात हो गई, उसके दक्षिण की बात हो गई, नीचे। अब मध्य क्षेत्र में क्या है, बहुत सी नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें गंगा, यमुना और त्रिवेणी यानी पवित्र नदी और एक सरस्वती नदी भी है। और ये तीनों पवित्र नदियां हमारे भारतवर्ष में प्रवाहित होती है। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। और इन नदियों के कारण पूरा किनारा जो है, किनारे में बसे हुए प्रदेश जो हैं, हरियाली युक्त हैं, जिसकी छटा यानी जिसकी शोभा, सुंदरता अत्यंत निराली है, अत्यंत अद्भुत सौंदर्य है। और वो जगमग कर यानी वो फैल रही है। यानी नदियाँ जो प्रवाहित होती है, तो नदियों की क्या विशेषता होती है कि नदियों के जल से सिंचाई होती है, नदियों के जल से खेती होती है। तो क्या इससे चारों तरफ हरियाली फैल गई है, और ये हरियाली चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देती है। तो कवि ने यहाँ पर ये बताना चाहा है कि भारतवर्ष जो है एक बड़ा ही सुंदर देश है, बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ समुद्र भी है। तो कवि ने यहाँ बतलाना चाहा है कि भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, और भारतवर्ष में पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ अपने जल से चारों तरफ हरियाली फैला रही है, जिसकी शोभा अत्यंत मनोरम है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि पुनः अपने देश को कहता है ये धरती जो है पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बलिदानियों ने जन्म लिया है, देश के लिए मर मिटे हैं। हमारे देश के लोग ऐसे भी शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपने गर्दन कटा दिए, फांसी पर लटक गए। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मुझे याद आ रही है, कलम आज उनकी जय बोल, जिसमें इसी तरह से अनाम शहीदों के बारे में कहा गया है कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो हमारा देश ऐसा ही है, वीरों का देश है, बलिदानियों का देश है, जो देश के लिए मर मिटने में पीछे कदम नहीं हटाते हैं। और आज के समय में भी आप देख ही रहे हैं कि कितने वीर जवान हमारे देश के लिए मर मिट रहे हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यह धरती जो है
स्वर्ण भूमि है, यहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर अनाज उगाए जाते हैं, सोने की फसल उगाई जाती है। ये फसल क्या है? सोने के समान है, जिससे हम सबका पेट भरता है। इसलिए ये धरती स्वर्ण भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। यहाँ मेरा जन्म हुआ है और यह देश माता के समान पूजनीय है। यह देश मेरी माँ है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। कवि पुनः यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में अनेक पहाड़ियाँ हैं, जिन पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं। उन झरनों का आप लोग नाम भी जानते होंगे। एक है दूध सागर जलप्रपात, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जलप्रपात के नाम गिनाए हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत से जलप्रपात हैं, बहुत से झरने हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। और यहाँ की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, कुंज हैं, वहाँ पे चिड़ियाँ जो है रात दिन चहक रही है। चहकना माने आनंद का सूचक। चिड़ियाँ चहक रही है, आनंद में कलरव कर रही है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। आमों के बाग में जब मंजर आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? कोयल की कूकने की आवाज़ सुनते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और इसके साथ ही साथ इस देश में बहने वाली जो हवा है वो मानो मलय पर्वत से होकर आती है। मैंने मलय पर्वत के बारे में बताया था कि मलय पर्वत में तरह तरह के फूल खिलते हैं, जहाँ से बहने वाली, जहाँ से गुजरने वाली हवा सुगंधित हो जाती है। तो हमारे देश में जो हवा बहती है वो मानो मलय पर्वत से होकर बहती है। सुगंधित हवा है जो हमारे तन मन में को आनंद से भर देती है, हमारे तन मन में बस जाती है, हमें खुशियों से भर देती है। तो ऐसा हमारा देश है, ऐसा हमारी जन्मभूमि है, ऐसी हमारी मातृभूमि है। और इस प्रकार अपने देश के बारे में बतलाकर कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हम मनुष्यों को यह प्रेरणा दी है कि हम भी जीवन में आगे बढ़ें, कठिनाइयों का सामना करें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे आप हिमालय की जब ऊंची चोटी का उल्लेख करते हैं, समुद्र की जब उत्ताल तरंगों का उल्लेख करते हैं, पहाड़ से गिरने वाले झरने का उल्लेख करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि ये हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाएं, हम भी जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। झरना हमें क्या संदेश देती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ें। हिमालय की ऊंची चोटी भी हमें ऊपर उठने का संदेश देती है। आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यानी हिमालय हो या समुद्र, ये हमें किसी न किसी रूप में हमें संदेश देती है। तो कवि ने हमें यह संदेश इस कविता के माध्यम से दिया है। तो अब चलिए मैं विशेष लिखवा दूं। देखिए, प्रस्तुत अंश में कवि ने भारत की महिमा तथा प्राकृतिक सुंदरता का चित्र उपस्थित किया है। दूसरा, भारत के उत्तर में हिमालय प्रहरी समान है। तीसरा, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतवर्ष एक तरफ हिमालय और तीन तरफ यानी तीन सागर, बंगोपसागर, अरब सागर तथा हिंद महासागर से घिरा है। चौथा देखिए, त्रिवेणी अर्थात तीन पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती है। तीन नदियों का संगम ही क्या कहलाता है? त्रिवेणी। पांचवा देखिए, कवि ने हिमालय, समुद्र, झरनों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। छठा देखिए, काव्य भाषा सहज, सरल, ओजगुण से युक्त, खड़ी बोली हिंदी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वह जन्मभूमि मेरी कविता के प्रथम भाग में मैंने कविता के जिन अंशों की व्याख्या की है वह आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो
तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ वह जन्मभूमि मेरी कविता के दूसरे भाग में। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।